तो इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे वहीं जुड़ेंगे। नमस्कार। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्यौहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट, साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। एलईडी का इंतज़ाम किया जाएगा, जगह जगह खूब सारे स्क्रीन लगाए जाएंगे। बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे तो अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए और बिजली चली जाए लोकल लेवल पे, तो पावर बैकअप का भी हर जगह हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। पीने के पानी का हर जगह इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साफ़ सफाई का सब जगह इंतज़ाम किया गया है और सब जगह टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया है जनता की सुविधाओं के लिए। और एम्बुलेंस का और फर्स्ट एड का हर जगह इंतज़ाम है। बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी को कोई बीमार हो जाए वहाँ पे, तो उसको वो पहुँचाई जा सके, फर्स्ट एड दी जा सके, उसे अस्पताल ले जाया जा सके। इसलिए हेल्थ सर्विसेज और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया। मैं आप सब लोगों को फिर से छठ पूजा की, दिवाली की, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें। आपसे भी निवेदन है कि जब छठी मैया की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे ही मांगेंगे, आप देश के लिए, देशवासियों के स्वस्थ होने के लिए छठी मैया से ज़रूर आशीर्वाद मांगेगा। देश खूब तरक्की करे, हमारा खूब विकास करे, इसके लिए आशीर्वाद मांगिएगा। और छठी मैया से कहिएगा कि अब कोरोना से हम सब लोगों को मुक्ति दिलाए। और हाँ, जाते जाते कोरोना की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन गया नहीं है पूरी तरह से, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। मास्क पहनिएगा, मास्क पहन के रखिएगा। अपनी सुरक्षा, हालांकि फाइन वाइन हटा दिए गए हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ। क्या फ़ायदा है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके उतना पालन ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।
तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने सभी देशवासियों को दिवाली और आगामी छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल के बाद दिल्ली में भव्य रूप से छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। पहले 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन इस बार 25 करोड़ रुपए की लागत से पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं छठ पूजा को लेकर। तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और साथ ही आज राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। गुजरात, हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना संभव है। तो आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और साथ ही चुनाव के तारीखों का भी ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। साथ ही गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान की जा सकती है। इसी खबर पर कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। 3 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। क्या लग रहा है कि कहां तक, मतलब कब तक ये विधानसभा चुनाव होने की ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है? इसको देखते हुए भारत चुनाव आयोग जिनका दफ्तर अशोका रोड पर स्थित है दिल्ली के, वहाँ पे दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा होनी है, जिसको लेकर टीसी की जा रही है, वो ये है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कब होंगे विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर हर किसी राजनीतिक दल की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राजनीति सियासत तेज होती हुई चली जा रही है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है, लेकिन बस सबको इंतजार है कि आखिर कब वो दिन होगा जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अपना मतदान करेंगे और अपनी चुनी हुई सरकार को वहाँ पे सत्ता में लेकर के आएंगे। ऐसे में आज चुनाव आयोग पीसी करेगा और पीसी करने के दौरान वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और उसके बाद जो है जो आचार संहिता कब से लगेगी, किस किस चरण में वहाँ पे मतदान होंगे, कितने वोटर वहाँ पे बनाए गए हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए, इन सारी बातों को लेकर के वहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्टीकरण हो जाएगा। मतदान कब खत्म होगा, मतगणना कब होगी, रिजल्ट कब घोषित होंगे, इन सारी बातों को लेकर आज पीसी होगी दोपहर 3 बजे और उसके बाद पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, चूंकि गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, वही हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी गुजरात में इस बार अपना दमखम दिखा रही है। तो जनता का क्या मिजाज है, क्योंकि हमेशा से वहां कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी ही रही है और इस बार अब आम आदमी पार्टी भी आने वाली है। जी, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में लगातार अपना विस्तार कर रही है, आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल हो या फिर पंजाब के मुखिया भगवंत मान हो, हर कोई लगातार गुजरात दौरे पर जाते हैं, 2 दिवसीय 3 दिवसीय दौरा करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं, व्यापारियों के साथ संवाद करते हैं, ऑटो चालकों के साथ संवाद करते हैं, वहाँ की आम जनता के साथ संवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि बीजेपी और कांग्रेस को बहुत मौके दे चुके हैं, लेकिन एक मौका आम आदमी पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां उसमें उन्होंने कहा कि मुनुगोडे उपचुनाव है और यहां बहुत ही कम समय में 25,000 वोटरों को अवैध तरीके से जोड़ा गया है, इसलिए चुनाव में हार की संभावना टीआरएस को है, इसलिए अवैध तरीके से वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जी। सर, आज आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कुछ मुद्दे रखे हैं, बाई इलेक्शन को लेकर क्या समस्या? नहीं, हमने तेलंगाना में जो मुनगोड उपचुनाव है वहाँ लगभग 25,000 वोट अवैध तरीके से जोड़ा गया है बहुत ही कम समय में। नॉर्मली एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक लगभग 2,000 वोट एक साल में जुड़ता है, यहाँ 25,000 वोट जोड़ा गया है। तो इसलिए इसमें जो चुनाव में हार की संभावना, वो संभावना टीआरएस को लगता है, इसलिए कहीं से अवैध तरीके से वोटर्स को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। उसको रोकने के लिए, निरस्त करने के लिए हमने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट किया। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को। करण दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी ने हिंदी खबर से बातचीत में हिजाब मामले को लेकर कहा कि इस सभी अनुष्ठान की एक व्यवस्था है और अगर भारत पर कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है जो ऐसा नहीं करने देगा। जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चल सकता है तो भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। उन्माद से देश नहीं चलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी। हिजाब को लेकर देखिए एक बार फिर से वाद विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। शफीकुद्दीन रहमान ने देखिए जो संभल के सांसद है उन्होंने कहा है कि देखिए हिजाब पहनकर अगर लड़कियों ने निकलना बंद कर दिया सड़कों पर आवारगी बढ़ेगी और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से बीजेपी को बताया। जिस तरीके से संभल सांसद का बयान आया है कि देखिए लड़कियाँ अगर हिजाब पहनकर नहीं निकलेंगी तो सड़कों पर आवारगी बढ़ जाएगी, उनका कहना। देखिए सारी अनुष्ठान का एक व्यवस्था है। भारत के संविधान के अंतर्गत कई अनुष्ठान है जिनको अपना व्यवस्था चालू करना है। अगर कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है इसके लिए कानून अपना व्यवस्था करेगा। भारत में कोई ऐसा मजबूर सरकार नहीं है जो इस सब को आंख बंद कर देगा। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सरकार है और आज जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चलता है, ये ऐसा साइंटिफिक अप्रोच लेकर के इन्होंने ऐसा आपत्तिजनक कारोबार करते हैं, इसको सारा जनता स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के अनुसार कानून के अनुसार देश चलेगा। उनका मजहबी उन्माद से देश नहीं चलने वाला है। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी माहौल खराब करना। बीजेपी का कोई नहीं है, देश की व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा। बीजेपी के इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा देश में सारा अनुष्ठान का अपना अपना व्यवस्था है, अपना अपना यूनिफॉर्म का सिस्टम है, उनको मानना पड़ेगा जो स्कूल में एडमिशन करेगा। दूसरा एक आप लोगों ने मुलाकात की है उड़ीसा में, देखिए बाई इलेक्शन होने वाले, क्या कुछ समस्या है? एक विधायक की विष्णुचरण सेठी मान्य और विष्णुचरण सेठी का अकाल निधन के कारण वो सीट खाली हुआ और इसमें बाई इलेक्शन के लिए तिथि भी घोषित हो गया। इलेक्शन का तिथि घोषित होने के बाद ये राज्य सरकार ने 2 अफसर को ट्रांसफ़र किया और कालाहांडी और कोरापुट से ला करके उधर खड़ा कर दिया। ये धामनगर और तिहिडी का वीडियो को ट्रांसफ़र किया, जैसा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से किसी को ट्रांसफ़र करना परमिसिबल नहीं है, लेकिन उस चुनाव क्षेत्र से भी ट्रांसफ़र कर दिया। ये अल्टीरियर मोटिव से, मालाफाइड इंटेंशन से इसको किया गया। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए और 700 किलोमीटर दूरी से इनको ला करके अनुग्रहित किया ताकि वो चुनाव में इनका पक्ष में, रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम कर सके। ये गलत है, गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। अब माननीय निर्वाचन आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट घोषित हुआ है इसका खिलाफ है, इसका विरुद्धाचरण करता है, इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। सारा उड़ीसा की जनता इसको विरोध करते हैं। ऐसा ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म का दुष्प्रयोग अपना निहित स्वार्थ के लिए करने वाले बीजेडी सरकार को हम माफ नहीं करेंगे। माननीय निर्वाचन आयोग को हमने इस ट्रांसफर को रद्द करने के लिए निवेदन किया, पार्टी की तरफ से कल भी दिया गया था, आज हमारे तरफ से दिया। धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी को। कैमरा दीपक के साथ आचार्य हिंदी खबर, नई दिल्ली।